हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे न्यू पैटर्न बेस्ड आर री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज। आज ही हमारा चौथा टेस्ट है। इसके पहले हमने 3 टेस्ट सॉल्व कर लिया है और जल्द ही इसके पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो समय है 3 घंटे का रहेगा और आपको जीएस और हिंदी दोनों पेपर साथ में मिलेंगे जिनको सॉल्व करना रहेगा। तो ये यहाँ पे न्यू पैटर्न का जो टेस्ट सीरीज है उसको हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमें कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो यहाँ पे आज का ये टेस्ट सॉल्व करेंगे और आप लोग अब अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो है सेंटर वगैरह खोजे जा रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से अब जो है डेट आने की संभावना पूरी है कि जल्द ही डेट आ जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज और बिना टाइम गंवाए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि शास्त्री, वसीम अकरम, ग्रेग बार्कले या फिर जैसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव जय शाह को 27 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के पहले स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। वह न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। जय शाह आईसीसी के प्रमुख बनने वाले 5वें भारतीय और 35 साल की उम्र में आईसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में टाइफून सांसान के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया? ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान या फिर भारत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जो टाइफून सांसान है कहाँ से रिलेटेड है ये? तो ये जापान से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जापान में तूफान सांसान के आने के कारण हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और यह संभवतः 27 अगस्त से 28 अगस्त के बीच पश्चिमी जापान में दस्तक दिया था इस टाइफून यानी कि चक्रवात ने। और जापान की मौसम विज्ञान एजेंसियों ने चेतावनी जारी करते हुए निवासियों से तेज हवाओं, ऊंची लहरों और भारी बारिश के लिए तैयार रहने का आग्रह किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न है और इसको जूम करके अब सॉल्व करते हैं। पहले आप लोगों को प्रश्न दिखा दिया करेंगे तब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, कथन ए और दूसरा कारण आर। तो कथन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया था। कारण क्या है कि 25 जून 1975 को देश में 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है यह कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 12 जुलाई को केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर 25 जून यानी इमरजेंसी की तारीख को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। 25 जून 1975 को देश में 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के आदेश पर दस्तखत किए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संगम डिजिटल ट्विन पहल से। तो ये पूरा प्रश्न है, आप लोग पहले देख लीजिए प्रश्न संख्या 4 और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे संगम डिजिटल ट्विन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित नेटवर्किंग कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। दूसरा कथन है, इसका अंतिम कार्यकाल टी हब हैदराबाद में आयोजित किया गया था। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों कथन इसके संदर्भ में बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो दूरसंचार विभाग द्वारा संगम डिजिटल ट्विन पहल के अंतर्गत नेटवर्किंग कार्यक्रमों की श्रृंखला सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। अंतिम कार्यक्रम जो हुआ था यह हुआ 10 से 11 जुलाई 2024 को टी हब हैदराबाद में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5,
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? तो जीएसटी भवन का उद्घाटन जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहाँ पे किया गया? तो यह किया गया है उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के तहत जीएसटी उदयपुर आयुक्तालय के एक आधिकारिक परिसर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सीमा शुल्क संचालन के लिए एक हैंड हेल्ड डिवाइस iStep 2.0 भी लॉन्च किया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष किया है? हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र जो है यह 21 साल करने वाले विधेयक को विधानसभा में पास हो गया है। लड़कियों की शादी की उम्र जो है 21 साल करने वाले हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2024 पारित हो गया। इस विधेयक को विधानसभा में पेश करते हुए स्वास्थ्य एवं महिला अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि बाल विवाह अधिनियम 2006 का प्रावधान बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किया गया था। लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाना जरूरी हो गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव से संबंधित प्रश्न है। तो ये प्रश्न है पूरा, आप लोग देख लीजिए पहले। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह जिसे वर्ष 2011 में गठित किया गया था। दूसरा कथन है हाल ही में नेपाल को इसके 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तीसरा कथन है भारत इसका संस्थापक सदस्य है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें से कितने कथन सही हैं ये पूछा गया है। तो इसमें से केवल 2 कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस यहाँ पे दिया हुआ है कि केवल 2 कथन इसमें सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। यहाँ पे ये रहा पूरा प्रश्न, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने लॉस एंड डैमेज फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हाल ही में भारत को इस फंड के बोर्ड की मेजबानी के लिए चुना गया है। दूसरा कथन है इस फंड का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण हुई हानि की पहचान करना है तथा उसकी क्षतिपूर्ति करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसने SBI के 27वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? तो ये पदभार संभाला गया है CS शेट्टी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ने 28 अगस्त 2024 को भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक के 27वें नंबर के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभाला है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किन 2 राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है? गुजरात और राजस्थान, पंजाब और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने जो है कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाल ही में पॉल कगामे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा कथन है रवांडा पूर्व मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो ये रहा पूरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो रवांडा के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति पॉल कगामे ने 99% वोट हासिल करके चौथी बार देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। रवांडा पूर्व मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी राजधानी किगाली है जो देश के केंद्र में रुगानवा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसके 8वें संस्करण का आयोजन मुंबई में प्रस्तावित है। और दूसरा कथन है यह दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन
सी, यानी कि केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला कथन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघाट को किस स्थान पर कमीशन किया गया था? मुंबई, विशाखापत्तनम, कोलकाता, कोच्चि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघाट को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में नौसेना में कमीशन किया गया। यह INS अरिहंत का एक उन्नत संस्करण है जो भारत की नौसैनिक क्षमताओं और परमाणु निवारण को बढ़ाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? बैडमिंटन, तीरंदाजी, एथलेटिक्स या फिर निशानेबाजी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, निशानेबाजी में। तो शूटिंग में अवनी लेखरा ने इतिहास दोहराते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SHI इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। वहीं मोना अग्रवाल ने 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी संपन्न हुई, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन ऊपर हैं, इनको देखते हैं। तो ये पूरा प्रश्न है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन है कि ओलंपिक के इतिहास में ये पहली बार है जब स्टेडियम के बाहर ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। दूसरा कथन है, भारतीय दल की अगुवाई 2 ध्वजवाहकों PV सिंधु और टेबल टेनिस दिग्गज शरत कमल ने की थी। अब उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और IOC के अध्यक्ष जो थॉमस बाख की मौजूदगी में सीन नदी पर आयोजित किया गया। ओलंपिक के इतिहास में ये पहली बार है जब स्टेडियम के बाहर ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। भारतीय दल की अगुवाई 2 ध्वजवाहक PV सिंधु और टेबल टेनिस दिग्गज शरत कमल ने किया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पे कि यह अभ्यास पहली बार वर्ष 2011 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच शुरू हुआ था। दूसरा कथन है इसके वर्ष 2024 के संस्करण में भारतीय सेना ने भी भाग लिया। उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस अभ्यास को सबसे पहले जो है 2011 में नहीं 2003 में शुरू किया गया था। 2011 नहीं होगा, 2003 में इसे शुरू किया गया था। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई डिजिटल मीडिया नीति प्रस्तावित की है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार की नई डिजिटल मीडिया नीति राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रकाशित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर लोगों को नगद पुरस्कार प्रदान करती है। राष्ट्र विरोधी पोस्ट के लिए इसने 3 साल के जेल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रस्ताव दिया है। डिजिटल मीडिया नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य लोगों में सरकार के कार्यक्रमों और उपलब्धियों और उनके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस नीति के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को प्रति माह 8 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। ये रहा पूरा प्रश्न और इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गया है। पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो यह प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा कथन है इस दिन को मनाने की घोषणा 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में की गई थी। तीसरा कथन है यहाँ पे, तीसरा कथन है ये, भारत में वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। टाइगर दिवस जो मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। साथ ही ये कब से शुरू किया गया? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के तहत 29 जुलाई 2010 से शुरू किया गया मनाया जाना, और भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए
जा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नए कैबिनेट सचिव का पदभार किसने संभाला? सतीश कुमार, डॉक्टर टीवी सोमनाथन, प्रतीक दोषी, संजय आर भावसर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का शुभारंभ किया? भारतीय सेना, एनएचपीसी, नहाई या फिर कृषि मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा भारतीय सेना। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत के मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी भी मौजूद थी। प्रोजेक्ट नमन को डिफेंस पेंशनर्स और वेटरन और उनके परिवारों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट नमन स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो डिफेंस पेंशनर्स के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। ये प्रश्न संख्या 21 है, आप लोग पहले देख लीजिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा कारण आर। तो कथन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। कारण क्या है कि 22 जुलाई 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा यहाँ पे इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन तो यहाँ पे सत्य है बट कारण असत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्यों। तो कथन यहाँ पे 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 22 जुलाई 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ही भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो ये 1949 नहीं है, 1947 में अपनाया गया था। तो ये कारण यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो सी बॉक्स पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नया सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया, जो एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करके महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने कितनी सरकारी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया? तो हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी 4। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो सरकार ने 4 सरकारी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया। ये कौन कौन सी हैं? तो VN और SECI, NHPC और साथ ही रेलटेल कार्प को नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और प्रेजेंट में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 25 हो गई है अब नवरत्न कंपनियों की यहाँ पे संख्या। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर अब जो है 25 हो गई है। नवरत्न दर्जा मिलने से ज़्यादा फाइनेंशियल और ऑपरेशनल छूट मिलती है। इसके तहत सरकार की इजाज़त के बिना 100 करोड़ रुपए या नेटवर्थ का 15% तक का निवेश करने की छूट मिलती है। नवरत्न कंपनियां विदेश में ज्वाइंट वेंचर भी बना सकती हैं। तो ये सारे लाभ हैं जो कि किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने पर मिलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई? तो बधावन बंदरगाह की आधारशिला महाराष्ट्र में रखी गई। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया? कोलकाता, मुंबई, गोवा या फिर कोच्चि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप लॉन्च किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने उद्योग भागीदारों को रक्षा उत्पादन में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर और शुद्ध निर्यातक बनाने में योगदान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
मनु भाकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता। दूसरा कथन है, वे ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बनी। उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है? यहाँ है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्यों सही नहीं है? तो पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो यहाँ पे दिया हुआ है रजत पदक, तो ये कांस्य पदक जीता था, तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा। कांस्य पदक इन्होंने जीता। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। निशानेबाजी में भारत को 12 साल बाद पदक मिला। वे ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय निशानेबाज बनी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पहली भारतीय निशानेबाज बनी है, जो कि गलत है। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। सिर्फ इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ ए परेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं? तो ये बन गए हैं गोवा के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम इस साल देश में लागू हो गया। इसी के तहत अब गोवा में रहने वाले पाकिस्तान के एक ईसाई वरिष्ठ नागरिक को भारत की नागरिकता दे दी गई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शख्स को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र दिया। वर्तमान में दक्षिण गोवा के कसौलियम में रहने वाले जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा CAA के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सतीश कुमार को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने स्थान लिया है जया वर्मा सिन्हा का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने विचारों का प्रसार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका से किया? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खां या फिर खान अब्दुल गफ्फार खां? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद अहमद खां ने तहजीब उल अखलाक में अपने विचारों को जो है रखा था इस पत्रिका में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और कब इन्होंने इसको लिखा? तो 1875 में, 1875 डेट भी याद रखिएगा, सन भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्ट्रेची आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? शिक्षा में सुधार से, भू राजस्व के निर्धारण हेतु, अकाल के कारणों का आकलन करने के लिए, या कारखानों में मजदूरों की दशा के आकलन हेतु? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। स्ट्रेची आयोग का जो गठन था यह कब किया गया? तो 1880 में इसका गठन किया गया था। और किसके लिए? तो अकाल के कारणों का आकलन करने के लिए किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता के 6 माह पूर्व की गई थी। दूसरा कथन है, इसके प्रथम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। कौन सा यहाँ पे इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल दूसरा यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, यानी कि बी। तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 3 मई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता से 3 माह पूर्व की गई थी। तो यहाँ 6 माह दिया हुआ है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो दूसरा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत संयुक्त प्रांत में लगान अदा न करने का सशक्त आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 1930 में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत संयुक्त प्रांत में लगान अदा न करने का सशक्त आंदोलन चलाया गया था तथा जमींदारों से सरकार को राजस्व न देने का आह्वान किया गया। किसानों से भी जमींदारों को लगान अदा न करने का आग्रह किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मांग गांधी जी के 11 सूत्री मांगों में शामिल नहीं थी? अब यहाँ पे मांग देखते हैं कौन इसमें शामिल नहीं था। तो नमक कर में 50% की कमी की जाए, लगान में 50% की कमी की जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं, सिविल सेवा तथा सैन्य व्यय में 50% की कमी की जाए। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा यहाँ पे कारण था जो कि 11 सूत्रीय
गांधी जी के 11 सूत्री मांगों में शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ पे नमक कर में 50% की कमी की जाए, ये यहाँ पे शामिल नहीं था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम में सजाइए। तो यहाँ पे सही कालानुक्रम में सजाना है। तो सरहिंद का यहाँ पे युद्ध जो हुआ था कब हुआ, तो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में, 1555 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था यह 1540 में हुआ था। देवरा का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1531 में, 1531 में। और चौसा का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1539 में, 1539 में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले देवरा का युद्ध आएगा, फिर आएगा चौसा का, और फिर आएगा बिलग्राम का, और सबसे लास्ट में सरहिंद का युद्ध आएगा। तो इसका जो सही कोड बनेगा यह हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4, नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो 3-4-2-1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 18वीं सदी में भारत में शिक्षा परंपरागत थी तथा उसका पश्चिमी क्षेत्रों में हुए द्रुत परिवर्तनों से कोई संपर्क नहीं था। दूसरा कथन है, हिंदुओं में उच्च शिक्षा फारसी माध्यम में होती थी। तीसरा कथन है, यद्यपि प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत तथा वैश्य जैसी जातियों तक ही सीमित थी, किंतु छोटी जातियों के भी लोग बहुधा उसे प्राप्त कर लेते थे। अब इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल यहाँ पे दूसरा कथन असत्य है, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि हिंदुओं में उच्च शिक्षा फारसी माध्यम से होती थी, ये यहाँ पे असत्य है। तो 18वीं सदी के भारत में हिंदुओं में उच्च शिक्षा का माध्यम फारसी नहीं बल्कि संस्कृत थी, और मुख्यतः यह भाषा ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। 18वीं सदी में तत्कालीन राजकीय भाषा होने के कारण फारसी भाषा हिंदुओं और मुसलमानों में समान रूप से लोकप्रिय थी। तो यहाँ पे दूसरा कथन इसका सही नहीं है, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कथन में असत्य कथन पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। अहिंसा पर अत्यधिक बल, काया क्लेश से शरीर का अंत, जन भाषा में प्रचार, ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है, साथ ही साथ इसमें काया क्लेश से शरीर का अंत करने पर भी जोर दिया जाता है। इस धर्म का प्रचार जन भाषा में किया गया था। इन सिद्धांतों में ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत ने गीता को मराठी भाषा में लिखा जिससे जो लोग संस्कृत के विद्वान नहीं थे वे भी उसे समझ सके। तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर या फिर नरसिंह मेहता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ज्ञानेश्वर ने, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में गीता पर टीकाएं लिखाई जिसे भावार्थ दीपिका के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। कथन है, तुर्कान ए चहलगानी इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की गुलाम अधिकारियों का समूह था। कारण क्या है कि शमसी गुलामों का ही मास्टर था और एक ही समूह, प्रत्येक ने यह घोषणा की कि मैं ही हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं, और एक दूसरे को संबोधित किया कि तुम क्या हो जो मैं नहीं हूँ, और तुम क्या रहे हो जो मैं नहीं रहा। अब उपरोक्त में से कौन सा यहाँ पे सही है या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन कारण दोनों सही हैं बट व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित शासक हस्तिवर्मा कहाँ का शासक था। तो हस्तिवर्मा जो है कहाँ का शासक था, तो समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हस्तिवर्मा जो है यह बेगी का शासक था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने यह विवरण प्रस्तुत किया कि भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि साल में 2-2 फसलें उगाई जाती हैं और चावल की खेती तो 3-3 फसलें उत्पन्न की जाती हैं। चावल की तो 3-3 फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं। भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है, ये किसने कहा, तो ये कहा गया है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के द्वारा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो रहला इनकी पुस्तक का नाम है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ दिया हुआ है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य,
तो इनको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे धनंजय कुस्तलपुर के हो जाएंगे, सॉरी, हाँ, धनंजय कुस्तलपुर। और नीलराज, तो नीलराज हो जाएंगे अवमुक्त के। उग्रसेन, उग्रसेन हैं पालक्का के। और विष्णुगोपा, तो ये हो जाएंगे कांची के। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं जो है यह कहाँ पे स्थित हैं? तो ये नासिक, एलोरा और अजंता में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में हैं। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं। नासिक में बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं, उन्हें जो है पांडुलेनी भी कहा जाता है। अजंता गुफाओं का प्राकृतिक दृश्य जो है बहुत ही शांत एवं मनोहारी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? तुषास्प, पुष्यगुप्त, बिंदुसार या फिर राधागुप्त? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पुष्यगुप्त। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त था। अशोक के समय तुषास्क यहाँ का प्रशासक था। सुदर्शन झील गिरनार गुजरात में स्थित है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त ने ही कराया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है बलराम को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45, अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो ये नीति घोषित की गई थी नागपुर अधिवेशन 1920 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार दी जाए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सी विजय राघव पेरियार ने की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अबुल फजल ने किस संगीतज्ञ के संदर्भ में कहा था कि उनके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में नहीं हुआ? तानसेन, बाज बहादुर, मोहम्मद हुसैन या फिर बैजू बावरा? तो ये किसके बारे में कहा गया? तो ये कहा गया था तानसेन के बारे में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ यहाँ पे लेखक क्रांतिकारी दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी पुस्तक का नाम दिया हुआ है। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो भगत सिंह दिया हुआ है एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, ये जो है यहाँ पे सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए, क्योंकि प्रश्न पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सुभाष चंद्र बोस जो है, इनका जो पुस्तक का नाम है ये इंडियन स्ट्रगल है, बंदी जीवन नहीं है। सचिंद्र नाथ सान्याल का जो पुस्तक है ये हो जाएगा बंदी जीवन। और भगवती चरण बोहरा का जो हो जाएगा यह हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ बम, ये यहाँ पे। और जो ये पुस्तक दिया हुआ है अनिश्वरवादी, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, तो ये भगत सिंह जी की पुस्तक है, ये भगवती चरण बोहरा जी की पुस्तक नहीं है। तो यहाँ पे जो पहले से सही सुमेलित है यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सिख गुरुओं के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अमरदास, अंगद, रामदास, गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ पे इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सब यहाँ पे सबसे पहले आएंगे गुरु अंगद, फिर हो जाएंगे अमरदास, फिर आएंगे रामदास और फिर सबसे लास्ट में गुरु अर्जुन देव। तो इनका जो क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन शंकराचार्य के गुरु थे? रामानंद, गौड़पाद, रामानुज या फिर गोविंद योगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, गोविंद योगी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गोविंद योगी जी जो थे यह शंकराचार्य जी के गुरु थे। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न
को कालानुक्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे दांडी मार्च कब हुआ था? तो ये 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 के बीच में हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन तो ये अगस्त 1942 में हुआ था, अगस्त 1942 में। अब यहाँ पे ऊपर भी एक दिया होगा स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था? तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन यानी कि सबसे पहले चौथा पॉइंट आएगा। फिर आ जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार यानी कि 4, 2 और फिर आएगा दांडी मार्च यानी कि 1 और फिर हो जाएगा 3 यानी कि 4, 2, 1, 3 इसका सही कूट बनेगा। तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? तो भारत परिषद को समाप्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, आप लोग प्रश्न पहले देख लीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो इसमें से कौन कौन से दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो यहाँ पे तप और भोग की अति का परिहार ये यहाँ पे दोनों में समान रूप से विद्यमान नहीं था। वेद प्रमाणे के प्रति अनास्था बिल्कुल सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध ये भी यहाँ पे दोनों धर्मों में था। और प्राणियों की हिंसा का निषेध ये भी जैन और बौद्ध दोनों धर्मों में था। तो 2, 3, 4 यहाँ पे इसका सही कूट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सर्वप्रमुख थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज खास का गठन किसने किया था? तो फौज खास का गठन जो किया गया था यह वेंचुरा और अलार्ड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज खास का गठन वेंचुरा और अलार्ड ने किया था, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रत, पद्म प्रभु। तो यहाँ पे इनका जो क्रम हो जाएगा सबसे पहले आएंगे अभिनंदन, फिर उसके बाद हो जाएंगे पद्म प्रभु और फिर आएंगे विमलनाथ और फिर हो जाएंगे मुनि सुब्रत। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1, 4, 2, 3, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी? मैत्रेयी, गार्गी, घोषा या फिर अपाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा गार्गी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में गार्गी दार्शनिक वाद विवादों की कुशल वक्ता थी। इनका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद के रूप में हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो यहाँ पे कैलाश मंदिर एलोरा का जो है यह एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये द्रविड़ शैली का में बना हुआ मंदिर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती है? सुंडा, मलक्का, बास या फिर सुगारू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मलक्का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया से अलग करती है, जबकि सुंडा जल संधि सुमात्रा एवं जावा द्वीप को अलग करती है। बास जल संधि जो है यह तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। और सुगारू जल संधि जो है यह जापान के 2 द्वीपों होक्काइडो एवं होन्शु द्वीप को एक दूसरे से अलग करती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दशक दिया हुआ है, दूसरी तरफ जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर दी हुई है। तो 1971 से 81 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 24.66% थी, बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही सुमेलित है। प्रश्न में पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 1981 से 91 के बीच में जो है 23.87
जनसंख्या वृद्धि दर थी, बिल्कुल सही है। 1991 से 2001 के बीच में 21.54 थी, ये भी यहाँ पे सही है। 2001 से 2011 के बीच में 19.05 जो यहाँ पे दिया हुआ है 10 की वृद्धि दर, ये गलत दिया हुआ है, 17.7% है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कनाडा की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यहाँ की जलवायु सामान्यतः उष्ण है। दूसरा है, यहाँ शीत ऋतु लंबी और बहुत ही ठंडी होती है। तीसरा कथन है, यहाँ शीत ऋतु में बर्फानी तूफान चलते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ आप लोग पूरा प्रश्न देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कनाडा का अधिकांश भाग 50 डिग्री उत्तर अक्षांश में उत्तर में पड़ता है, इसलिए यहाँ की जलवायु सामान्यतः ठंडी है। यहाँ पे दिया हुआ है कि उष्ण है, उष्ण नहीं है, यहाँ की जलवायु ठंडी है। तो दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2011 की जनगणना से संबंधित अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात? तो सिखों में सबसे कम लिंगानुपात है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार धर्म के आधार पर न्यूनतम लिंगानुपात सिख समुदाय में कितना है? तो 903 है। प्रति 1000 पुरुषों पर 903 और लेडीज हैं, यानी कि महिलाएं हैं। और हिंदू, मुस्लिम, जैन तथा बौद्ध संप्रदाय में लिंगानुपात क्रमशः, तो हिंदुओं में कितना है? तो 939 है। हिंदू में 939 है। मुस्लिम में कितना है? तो मुस्लिम में 951 है। मुस्लिम में 951 है। और जैन में कितना है? तो जैन में 954 है। 954। और सबसे ज़्यादा किस में है? तो बौद्ध संप्रदाय में सबसे ज़्यादा 965 है। बौद्ध संप्रदाय में कितना है लिंगानुपात? तो 965 है। तो यहाँ पे सबसे कम ऑप्शन बी हो जाएगा, सिख में। नेक्स्ट प्रश्न है, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में किस जगह पर स्थित है? तो पिटली द्वीप जो है यह स्थित है लक्षद्वीप समूह में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे उद्योग दिए हुए हैं, दूसरी तरफ केंद्र दिया गया है। तो खेल का सामान जो है यह मेरठ। और दिया सलाई, तो दिया सलाई जो है यह बरेली हो जाएगा, यानी कि बी का यहाँ पे हो जाएगा चौथा। पीतल का सामान तो मुरादाबाद। और लकड़ी पर नक्काशी तो यह सहारनपुर में होता है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गुजरात काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र कोंकण तट, कर्नाटक मालाबार तट, केरल कोरोमंडल तट। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। केरल का जो यहाँ पे कोरोमंडल तट दिया हुआ है सही नहीं है। केरल में जो तट है वह मालाबार ही होगा। कोरोमंडल तट जो है यह पूर्वी तटीय मैदान जो है उसका भाग है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया? पर्यावरणीय समस्या, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या, वन्य जीवों की तस्करी की समस्या। किसको ढूंढने का प्रयास किया गया? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पर्यावरणीय समस्या और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियाँ नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से बनी हैं? तो नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से बनी हुई जो यहाँ पे आकृतियाँ हैं, जलोढ़ पंख हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा और प्राकृतिक तटबंध हो जाएगा। नदी वेदिकाएं जो है यह निक्षेपण से नहीं बनी हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा निर्माण सर्वप्रथम निर्भर करती है अपक्षय, भूस्खलन, अपरदन या फिर बृहद संचलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अपक्षय पर। मृदा निर्माण जो है सर्वप्रथम किस पर निर्भर करती है? तो यह अपक्षय पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चीन ने ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सबसे बड़ा योगदान होता है। दूसरा है, संघाई चीन सबसे बड़ा पत्तन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? तो प्राथमिक उद्योग कौन कहलाता है? कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग या फिर समुद्र आधारित उद्योग।
तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। कृषि आधारित उद्योग जो है यह क्या कहलाएगा, तो ये प्राथमिक उद्योग कहलाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। तो 90 ईस्ट रीज जो है यह प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या फिर आर्कटिक महासागर कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। बेंगुला, ब्राजील, कनारी या फिर पश्चिमी पवन प्रवाह। तो यहाँ पे कनारी जो है इस धारा का संबंध अटलांटिक महासागर की धाराओं के पूर्ण वृत्त से नहीं है। यह धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कोष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। अब यहाँ पे उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र को की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा का ऑप्शन ए, यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ये विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्षा होती है यह शीतकाल में होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्द्र शीतकाल, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ जनजातियाँ दी हुई हैं और दूसरी तरफ इनका स्थान दिया हुआ है। तो बुश्मैन जनजाति जो है यह कहाँ पे स्थित है, तो यह नामीबिया के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, नामीबिया हो जाएगा। कांगो में जो जनजाति पाई जाती है या पिग्मी जनजाति कांगो में पाई जाती है। आगे इसके जो और ऑप्शन है इसको देख लेते हैं। बद्दू जो है यह जनजाति, तो ये जनजाति जो है यह सऊदी अरब में पाई जाती है बद्दू। पिग्मी जो है कांगो में हो जाएगी और मसाई जो हो जाएगी मसाई यह केन्या में हो जाएगी। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है। तो मेकांग जो है यह चीन में भी बहती है, कंबोडिया में बहती है और लाओस में भी बहती है। किस में नहीं बहती है, तो मलेशिया में नहीं बहती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे पवन दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है देश। सेंटा आना कैलिफोर्निया बिल्कुल सही है। सेंटा आना की वजह से ही कैलिफोर्निया में अभी आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि लॉस एंजल्स में कितना आगजनी हुआ है, आग लग गया है, जंगल की आग लगी हुई है वहाँ पे। और कितने एक्टर एक्ट्रेस हैं हॉलीवुड के, बॉलीवुड के भी उसमें प्रभावित हो गए हैं, उनका घर जल गया है। तो ये सेंटा आना के कारण ही हुआ है। ये जो वायु है यह स्थानीय पवन है, ठंडी पवन है, जिसकी वजह से वहाँ पे आगजनी की घटना हुई है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो सेंटा आना कैलिफोर्निया बिल्कुल सही सुमेलित है। हबूब सूडान ये भी यहाँ पे सही सुमेलित है। यामो जापान ये भी सही सुमेलित है। जबकि मिस्ट्रल जो है यह जो है ऑस्ट्रेलिया यहाँ जो दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मिस्ट्रल जो है यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती है। मिस्ट्रल जो है यह ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है जो भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि विशेषकर स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ पे सेंटा आना जो हमने कहा कि ठंडी हवा है, तो सॉरी ये गर्म एवं शुष्क हवा है, ये ठंडी हवा नहीं है सेंटा आना। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, सेंटा आना जो है गर्म और शुष्क पवन है। और हबूब जो है यह सूडान में चलने वाली कैसी हवा है, तो धूल भरी शुष्क पवन है। हबूब सूडान में चलती है। यामो जो है यह जापान में चलती है और यह गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है, यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं कहाँ पे, भारत में, तंजानिया में, ब्राजील में या फिर कनाडा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील में। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। भौगोलिक शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ विशेषताएं दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे स्थल गोलार्ध, तो स्थल गोलार्ध का हो जाएगा भूपृष्ठ का उत्तरी गोलार्ध। स्थल गोलार्ध जो है भूपृष्ठ का उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और
फिर दूसरा यहाँ पे प्रायद्वीप दिया हुआ है, तो प्रायद्वीप का हो जाएगा जलाशय से घिरा हुआ भूमि का वह भाग जो किसी विशाल स्थलखंड से जुड़ा हो। ये हो जाएगा प्रायद्वीप का, यानी क्या बी का हो जाएगा पहला और ए का हो जाएगा चौथा। बी का हो जाएगा पहला, ए का हो जाएगा चौथा। बाकी और सब क्या है, तो फियोर्ड, तो फियोर्ड यहाँ पे फियोर्ड का हो जाएगा दूसरा, यानी कि लंबी सकरी और बहुत गहरी समुद्र की भुजा जो काफ़ी दूर तक स्थल भाग में चली गई हो, उसे क्या कहेंगे, फियोर्ड कहेंगे। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा दूसरा। और वलित पर्वत, तो भूपर्पटी के नीचे आंतरिक हलचलों के कारण दोनों ओर से दबाव पड़ने से निर्मित, तो यहाँ पे डी का हो जाएगा तीसरा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से। कथन है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। कारण क्या है कि सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। अब यहाँ पे कूट का प्रयोग करके कौन सा उत्तर सही है इसका यहाँ पे चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कथन तो यहाँ पे सही है बट कारण सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कारण क्यों सही नहीं है, तो यहाँ पे जो कारण दिया हुआ है यह दिया हुआ है कि सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वह विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, जो कि गलत है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होते हुए भी विधायिका के नियंत्रण में रहता है, अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही अपने कार्य करता है। तो यहाँ पे आर जो है यह गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे कथन सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया, तो ये अधिकृत किया गया 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 397 का को शामिल किया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हैदराबाद रियासत में रजाकार किससे संबंधित था, तो हैदराबाद रियासत में जो रजाकार था यह अर्धसैनिक बल था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है, पंचायतें भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 ए, सहकारी समितियां भाग 9 बी, अधिकरण भाग 10। तो यहाँ पे अधिकरण जो है यह भाग 10 में नहीं है, अधिकरण जो है भाग 14 का में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 14 का में जो है अधिकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया गया। दूसरा कथन है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत गठित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया गया। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। पहला कथन क्यों सही नहीं है, क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव हुआ था यह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा न होकर के भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत गठित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से कराया गया था। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है, तो अंतर्राज्य परिषद 1990 में स्थापित हुआ, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 में नहीं, 6 अगस्त 1952 में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निर्वाचन आयोग के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे पहला कथन है मतदाता सूचियां बनाना, दूसरा है आचार संहिता लागू करवाना, तीसरा कथन है मतदान तथा मतगणना की तिथि घोषित करना, चौथा है चुनाव परिणामों की घोषणा करना और पांचवा है चुनाव की अधिघोषणा करना। अब उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है, किसके बारे में, तो चुनाव आयोग के कार्यों के संदर्भ में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कार्य जो है यह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन संविधान को एक जीवंत दस्तावेज मानने के लिए तर्कसंगत है। पहला कथन है यह दस्तावेज समय समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। दूसरा है जीवंत प्राणी की तरह ही यह अनुभव से सीखता है।
तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे तर्कसंगत हैं, दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोकसभा तथा विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। दूसरा कथन है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अन्य प्रत्याशियों की तुलना में जिसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं, मतों का बहुमत प्राप्त होता है, उसे ही विजयी घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पूछा गया है सही नहीं असत्य कथन, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियां थीं? एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की, लोकतंत्र को कायम रखने की, समावेशी विकास की, आतंकवाद से मुक्ति की। कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पे राष्ट्र, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आतंकवाद से मुक्ति की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उपयुक्त जो तीनों, यानी कि एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की, लोकतंत्र को कायम रखने की और समावेशी विकास की, ये तीनों मुख्य चुनौतियां जो है जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके समक्ष प्रस्तुत हुई। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं, इन पे विचार करना है। पहला कथन है, भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श हेतु भेज सकता है। दूसरा कथन है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर ना तो सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने हेतु बाध्य होगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे दोनों कथन जो ये दिए हुए हैं, पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है। तो पहला दूसरा दोनों कथन यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में नागरिकों के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो नागरिकों के लिए संरक्षण की जो व्यवस्था की गई है यह की गई है अनुच्छेद 20 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है, यह विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरा कथन है, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। अब यहाँ पे तीसरा कथन है, दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। चौथा कथन है, कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही शामिल होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथा कथन यहाँ पे सही नहीं है, पहला, दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं अपितु इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी शामिल होता है। तो जो चौथा कथन यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए चौथा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला, दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? पहला है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना। दूसरा ऑप्शन बी है यहाँ पे, मजदूरों के काम करने तथा रहने की अनुकूल परिस्थितियां। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी है, समान कार्य के लिए महिलाओं एवं पुरुषों के लिए वेतन, ये भी जो है इसमें है। और देश में कहीं भी बसने के लिए आवास सुविधा देना, ये जो है डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो सर्वोच्च एक तरफ यहाँ पे विषय दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है अनुच्छेद, इनको सुमेलित करना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के रिट संबंधी अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और उच्च न्यायालय के रिट संबंधी अधिकार जो है यह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय की अपने आदेश या निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 137 में है। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस में है? तो यह अनुच्छेद 124 में है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 3421। 3421 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
कारण और कथन से संबंधित। तो कथन है स्कूली शिक्षा प्रत्येक भारतीय का अधिकार बन चुका है। कारण है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया जा चुका है। तो कौन सा यहाँ पे इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यह संसद का अस्थायी सदन है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। राज्यसभा कभी पूरी तरह से भंग नहीं होता है, यह संसद का स्थायी सदन है। और जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जो फ्रांस के अधीन थे और बाद में भारत के अंग बने। एनम, पांडिचेरी, दादरा और नगर हवेली, कराईकल, माहे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा यहाँ पे यनम, पांडिचेरी, कराईकल और माहे। दादर एवं नगर हवेली इसमें नहीं आएगा, तो 1, 2, 4, 5 इसमें आएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अस्पृश्यता का निवारण, दूसरा है महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का प्रत्याग, तीसरा है उपाधि का अंत, चौथा है प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन। उपयुक्त में से मूल कर्तव्य इसमें से कौन कौन से हैं? तो इसमें से जो मूल कर्तव्य हैं वह है महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का प्रत्याग और साथ ही प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन। तो यहाँ पे दूसरा एवं चौथा जो यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या है? तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी इसमें शामिल हैं। किसमें? तो शासन के कार्यकारी अंगों में। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के तहत आएगा, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है। तो इसमें वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, तीसरा है उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कथन यहाँ पे असत्य है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो संविधान में राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जो कि अनुच्छेद 58 के अनुसार हैं। तो वह भारत का नागरिक हो, जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए, और उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, और वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, और वह भारत अथवा राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व माना है। दूसरा कथन है 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकालकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य पूछा गया है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला कथन यहाँ पे असत्य है, दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन है कि न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व माना है, तो गलत है, संविधान के मूल ढांचे का तत्व इसे नहीं माना गया है। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सही है, पहला कथन असत्य है, तो यहाँ असत्य ही पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में आया? तो 1973 के केशवानंद भारतीवाद में आया था मूल ढांचे का सिद्धांत। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति के ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जारी करेगा अधिकार परीक्षा,
ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट तो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है, किससे होता है? तो ये जो है फुट माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसको खुरपका एवं मुंहपका भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कलाय खंज अधिक मात्रा में खाने से होता है। तो कलाय खंज जो है यह खेसारी दाल को अधिक मात्रा में खाने से होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक महिला के चलने के दौरान सैंडल टूटने से पैर में मोच आ जाती है, इस स्थिति में प्रभावित भाग होगा, कौन सा भाग यहाँ पे प्रभावित होगा? तो एड़ी के स्नायु जो हैं यह प्रभावित हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्ल्स डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत के प्रमुख आधार निम्न में से कौन कौन से हैं? तो इनमें से कौन कौन से होंगे? जीवन संघर्ष, योग्यता की उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, विभिन्नताएं एवं उनकी वंशांगति। तो इसमें से जो है हो जाएंगे यहाँ पे उत्परिवर्तन नहीं होगा, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा एवं पांचवा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का अपर रूप है? कौन कौन से यहाँ पे कार्बन के अपर रूप हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो उपयुक्त तो सभी जो यहाँ पे दिए हुए हैं कार्बन के अपरूप हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का विषाक्त होना बॉटुलिज्म किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो भोजन जो है विषाक्त किसके कारण होता है? तो ये क्लॉस्ट्रिडियम के कारण होता है, जो कि बैक्टीरिया का एक प्रकार है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव कण नहीं है? अल्फा, डेल्टा, बीटा या फिर गामा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, डेल्टा। डेल्टा जो है यह रेडियो एक्टिव जो है यह कण नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। पहला कथन है, बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के टर्मिनल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। दूसरा कथन है, दो या अधिक सेलों से बने संयोजन को बैटरी कहते हैं, इसमें एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पॉइंट है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना से। दूसरा है, घने जंगल में बितान से सूर्य के प्रकाश के गुजरने पर। और यहाँ पे तीसरा कथन है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना द्वारा। तो कौन सा यहाँ पे किसके बारे में सही है? तो टिंडल प्रभाव के बारे में। तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। किसके बारे में? तो टिंडल प्रभाव के बारे में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश किसी विस्मांगी मिश्रण या कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है तो प्रकाश के मार्ग के कणों द्वारा इसका जो है प्रकीर्णन किया जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तीसरे कथन में जो यहाँ पे अपवर्तन दिया हुआ है तो प्रकीर्णन के कारण होता है टिंडल प्रभाव, अपवर्तन के कारण नहीं। तो तीसरा इसलिए गलत हो जाएगा। पहला एवं दूसरा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। अब पहला कथन है, नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक है। आसुत जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक है। तीसरा कथन है, पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए ये भी विद्युत का सुचालक होता है। उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सिर्फ दूसरा कथन यहाँ पे असत्य है, क्योंकि आसुत जल जो है जल में खनिज लवण एवं आयन अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह हीन चालक है। अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध जल क्या मतलब विद्युत का चालक है, तो शुद्ध जल कभी भी विद्युत का चालक नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे आशुद्ध जल जो कि एक शुद्ध जल है तो ये यहाँ पे विद्युत चालक नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो ये गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो एक्टिविता मापी जाती है। तो रेडियो एक्टिविता जो है यह मापी जाती है गाइगर काउंटर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविता मापी जाती है। इसको गाइगर मूलर
काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का संसूचक है जिसका प्रयोग जो है पदार्थों में आयनित विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाने में किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है। तो विद्युत फ्यूज का जो सिद्धांत है या विद्युत धारा का, उसमें ये प्रभाव है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टंगस्टन धातु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो टंगस्टन धातु के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कोई भी कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो टंगस्टन धातु के संदर्भ में जो सभी कथन यहाँ पे सभी कथन जो दिए हुए हैं ये टंगस्टन के बारे में सही दिए हुए हैं, कोई भी इसमें से असत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। टंगस्टन उच्च गलनांक की प्रबल धातु है, ये भी यहाँ पे सही है। और टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है, कोई भी इसमें से गलत नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पादपों में पोषक तत्वों एवं भोजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इनमें खनिज तत्वों का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। इनमें भोजन का परिवहन पत्तियों से अन्य भागों तक फ्लोएम के द्वारा होता है। इनमें भोजन का परिवहन ऊर्जा की सहायता से स्टार्च के रूप में होता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। तो केवल तीसरा कथन यहाँ पे असत्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी दोनों कथन यानी कि पहला एवं दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे असत्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र में दृक् तंत्रिका का कार्य है। तो मानव नेत्र में दृश्य तंत्रिका का कार्य क्या है। तो इसका जो कार्य है यह है विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाना। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में दृश्य तंत्रिका के द्वारा विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, जिससे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो तीसरा यहाँ पे जो दिया हुआ है ऊर्जा का मात्रक न्यूटन, ये यहाँ पे सही नहीं है। न्यूटन जो है यह बल का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक जो है यह जूल होता है, यह न्यूटन नहीं होता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे या फिर किनसे निर्मित होती है। तो ये प्रोटीन, वसा, लिपिड किससे किससे निर्मित होती है। तो ये जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली जो है लचीली होती है, लिपिड तथा प्रोटीन जैसे अणुओं से बनी होती है। तो ये यहाँ पे जो बी दिया हुआ है, बी नहीं यहाँ पे सी होना चाहिए था, यानी कि प्रोटीन और लिपिड से बनती है प्लाज्मा झिल्ली। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रोटीन एवं लिपिड इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे बी दिया हुआ है ये गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पे होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जंतु हैं, दूसरी तरफ इनके लक्षण दिए हुए हैं। तो गोरैया क्या है, गोरैया जो है यह खोखली एवं हल्की अस्थियां इसकी होती हैं। कछुआ, तो कछुआ जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट युक्त अंड कवच एवं सल्क युक्त त्वचा होती है इसकी। हार्डमानिया, तो हार्डमानिया जो है विकसित लार्वा किंतु आदिम प्रौढ़ होता है। प्लेटिपस जो होता है यह अंडज सतनी होता है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन यहाँ पे ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। तो प्रोटीन संश्लेषण से जो संबंधित है यह है राइबोसोम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो ये जो है ये कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवंशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धन, जंतु क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग। उपयुक्त में से कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए वे हैं। तो ये जो है इनमें से कौन कौन से हो जाएंगे। रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धन और जंतु क्लोनिंग हो जाएंगे, मानव क्लोनिंग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 125,
ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। दूसरा कथन है ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। तीसरा है माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि ध्वनि की चाल जो है, ध्वनि की चाल से प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, तो ध्वनि की चाल जो है या प्रकाश की चाल से कम होती है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा यहाँ पे जो दिया हुआ है ठोस से गैसीय अवस्था की ओर ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि गैस से ठोस की तरफ ध्वनि की चाल बढ़ेगी, यानी कि ठोस में सबसे अधिक गति होती है ध्वनि की, तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, तो इसमें लोग जो है निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्लीप एपनिया के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी होती है किसके कारण? माहू, सफेद मक्खी, फुदका या फिर कवक से, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सफेद मक्खी से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फलों एवं बीजों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे फलों एवं बीजों के संबंध में पहला ही कथन असत्य है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मटर एक भ्रूणपोषी बीज है जबकि अरंडी एक अभ्रूणपोषी बीज है। तो तो यहाँ पे फलों एवं बीजों के संदर्भ में कथन एक जो है यह असत्य है, क्योंकि मटर में भ्रूणपोष पतला होता है जबकि जो कि एक भोजन संग्राहक उत्तक है। इसके पोषक तत्व परिवर्धनशील भ्रूण एवं बीज पत्रों के विकास में प्रयुक्त हो जाते हैं, अतः यह एक अभ्रूणपोषी बीज है। तो यहाँ पे पहला ही कथन असत्य है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्रायः किस वर्ग को प्राप्त होता है? तो ये लाभ जो है यह प्राप्त होता है गैर निर्धन वर्ग को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार द्वारा निर्धनता निवारण हेतु त्रिआयामी कार्यक्रम अपनाए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं? इनमें से कौन से घटक इसमें शामिल हैं? तो इसमें जो घटक शामिल हैं, पहले घटक देखते हैं। न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, समृद्धि आधारित रणनीति, रोजगार संबंधी योजनाओं का विकास। तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें जो है तीनों शामिल हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लिंगगत बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, विभाजित संसाधनों के उपभोग, परीक्षण और सार्वजनिक व्यय के प्रभाव संबंधी नीतियां शामिल होती हैं। दूसरा कथन है वर्ष 2004-05 के भारतीय बजटीय विनिधान की लिंग संवेदनशीलता को महत्व देते हुए विवरण प्रस्तुत किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गैट का तात्पर्य है, तो गैट का तात्पर्य किससे है? तो गैट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो गैट जो है, गैट का तात्पर्य जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड से है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्बाध तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में 23 विकसित देशों की सहायता से की गई थी। वर्ष 1955 में गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना की गई, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। पहला पॉइंट है भुगतान शेष के चालू खाते के संबंध में, दूसरा है भुगतान शेष के पूंजी खाते के संबंध में, या फिर ऑप्शन तीसरा है स्वर्ण में। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल पहला, यानी कि भुगतान शेष के चालू खाते के संबंध में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रुपया भुगतान शेष के केवल चालू खाते के संबंध में पूर्ण परिवर्तनीय है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट का जो प्रकाशन होता है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कब से किया जा रहा है? तो 1990 से। नेक्स्ट प्रश्न है नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं? पहला है निजी संपत्ति का संग्रह नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन है
इसमें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। तीसरा कथन है, इस व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत पर निर्देशित हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका? कौन कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? तो तीनों कथन बिल्कुल सही हैं जो कि समाजवादी लक्षण को परिलक्षित करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवसन पलायन का निम्न में से सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो इसमें से जो सर्वप्रमुख कारण है यह आपका गांव में बेरोजगारी का उच्च स्तर मेन कारण है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसके कारण लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ पलायन कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो 12वीं, 7वीं, 5वीं या फिर दूसरी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी यह प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के योजना संबंधी दृष्टिकोण पर आधारित थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए लाइसेंस पद्धति लागू की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य थे, पहला है निर्यात को बढ़ाना, दूसरा है पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना, तीसरा है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा को नियंत्रित करना, और चौथा कथन है जीडीपी में कृषि क्षेत्र की जगह सेवा क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के उद्योग के लिए लाइसेंस पद्धति जो लागू किया गया था, तो इसमें जो है पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा को नियंत्रित करना था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कण विशेषकर श्वसनीय निलंबित कणकीय पदार्थ यानी कि पीएम पार्टिकुलेट मैटर अर्थात 10 माइक्रोन आकार से छोटे कण मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। इन कणों से निम्नलिखित में से कौन से रोग होते हैं? कोयले की खान में काम करने वाले को ब्लैक लंग यानी कि काला फेफड़ा रोग, सिलिकोसिस, ब्रोंकाइटिस, बच्चों में मानसिक मंदता। तो कौन कौन से रोग पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM10 के कारण होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ब्लैक लंग रोग और सिलिकोसिस और ब्रोंकाइटिस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कणकीय पदार्थों का सर्वाधिक दुष्प्रभाव मानव फेफड़ों पर पड़ता है। ये फेफड़ों को भेदते हैं और फेफड़ों के ऊतकों को क्षतिग्रस्त करते हैं। इनसे सिलिकोसिस यानी कि सिलिका तथा ब्रोंकाइटिस जैसे रोग होते हैं। बच्चों में मानसिक मंदता शीशे के कारण होती है। ये जो है शीशे के कारण होने वाला रोग है, ना कि PM यानी कि कणकीय पदार्थों के कारण। तो चौथा यहाँ पे नहीं होगा, बाकी पहला एवं दूसरा हो जाएगा। तो ये रहा GS का पेपर जिनको हमने सॉल्व किया। आइए चलते हैं और हिंदी का पेपर अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना हिंदी का पेपर। और आप लोग कितना स्कोर कर ले जा रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बात बता दें कि ये पेपर जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा भी हमारा हिंदी के लिए जो है अलग से सीरीज चल रहा है, उसको भी उसमें हमने 51 टेस्ट सीरीज यानी कि 51 टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व कर लिया है। और साथ ही प्लेलिस्ट भी बना दिया गया। इसका PDF आप टेलीग्राम पे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज श्रृंखला को अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारे प्रश्न जो हैं अच्छे हैं, और जो टेस्ट सीरीज है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये हिंदी का टेस्ट पेपर। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, यथार्थ का विलोम है कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। तो यथार्थ का जो यहाँ पे सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा कृत्रिम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यथार्थ का विलोम अगर यहाँ पे दोनों है तो कृत्रिम होगा, लेकिन अगर यहाँ पे कृत्रिम नहीं होता तो इसका विलोम आदर्श ही होता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साधु का विलोम शब्द है साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या फिर असाधु। तो यहाँ पे साधु का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा असाधु। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। आहूत का विलोम शब्द है हूत, अनहूत, अपहूत या फिर अनाहूत। तो आहूत का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अनाहूत। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अथ का विलोम शब्द है पृथक, अथक, इति या फिर अति। तो अथ का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा इति। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वादी का विलोम शब्द है। तो वादी का विलोम अवादी
विवादी, प्रतिवादी या फिर अनावादी। तो अवादी का विलोम हो जाएगा प्रतिवादी, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवर का विलोम शब्द है लघु, प्रवर, सुवर या फिर कनिष्ठ। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवर। नेक्स्ट प्रश्न है, जटिल का विलोम शब्द है सरल, कुटिल, सहज, अजटिल। तो यहाँ पे जटिल का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा सरल, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, आमिष निरामिष। तो कौन सा युग्म जो है यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, आमिष का यहाँ पे जो तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हुए हैं, आमिष का निरामिष बिल्कुल सही विलोम है, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष भी है, और दृश्य का विलोम अदृश्य भी है, और आयात का विलोम जो है या निर्यात है। तो यहाँ पे कोई भी युग्म जो है यह अशुद्ध नहीं है। तो ये इसमें जो चारों युग्म दिए हुए हैं बिल्कुल सही यहाँ पे विलोम शब्द दिया हुआ है। अगर आमिष का यहाँ पे सामिष होता तब इसका विलोम जो है सही हो जाता कि अशुद्ध है, लेकिन आमिष का सही विलोम निरामिष ही होता है। साथ ही सामिष अगर है तो सामिष का विलोम भी निरामिष ही होगा, निरामिष ही इसका विलोम होगा, और आमिष का विलोम निरामिष ही होता है। तो यहाँ पे चारों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं, कोई भी यहाँ पे अशुद्ध नहीं है, तो इसको स्किप करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुरक्ति का विलोम है विस्तार, विस्तृण, विरक्ति या फिर संसक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा विरक्ति, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सापेक्ष का विलोम शब्द है असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष या फिर आक्षेप। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी निरपेक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है हाटक, हेम, जातरूप, उरोज। तो सोना के लिए यहाँ पे कौन सा विलोम शब्द नहीं है? तो उरोज जो है यह सोना का विलोम सॉरी सोना का यहाँ पे विलोम नहीं पूछा गया है, पर्यायवाची पूछा गया है। कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो उरोज जो है यह सोना का पर्यायवाची नहीं है। हाटक, हेम और जातरूप ये तीनों सोना के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है मीन, अंडव, अंबर या फिर मत्स्य। तो यहाँ पे अंबर जो है यह आकाश का पर्यायवाची होगा, यह मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है अंबर, सफरी, पावक, मयूर। तो कपड़ा के लिए यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही पर्यायवाची हो जाएगा? तो अंबर जो है यह कपड़ा का भी पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सफरी जो है यह मछली का पर्यायवाची हो जाएगा, पावक जो है आग का पर्यायवाची होगा, मयूर जो है यह मोर का पर्यायवाची हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची नहीं है दरख्त, अम्बुद, रुख, द्रुम। तो अम्बुद जो है यह पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी दरख्त, रुख और द्रुम ये सब पेड़ के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है पयोद, वारिद, अंबर, अम्बुद। तो यहाँ पे मेघ का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबर जो है यह आकाश और कपड़े का पर्यायवाची होता है, मेघ का पर्यायवाची नहीं। बाकी पयोद, वारिद और अम्बुद ये सब मेघ के यानी कि बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है भगनी, सहगर्भिणी, बाधवी, चित्रक। तो यहाँ पे चित्रक जो है यह बहिन का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक का पर्यायवाची है आचार्य, नाग, निशा, धन। तो कौन सा यहाँ पे शिक्षक का पर्यायवाची है? तो आचार्य जो है या शिक्षक का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा का पर्यायवाची नहीं है भूप, राव, राघव, नृप। तो यहाँ पे राजा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो राघव जो है या श्री राम जी का पर्यायवाची है, या राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है दंती, बितुंड, चमरी, कुंभी। तो कौन सा यहाँ पे हाथी का पर्यायवाची नहीं है? तो हाथी का पर्यायवाची यहाँ पे चमरी नहीं होगा, बाकी दंती, बितुंड और कुंभी ये सब हाथी के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्याय नहीं है तटनी, त्रिपथगा, निम्ना या फिर तरणी। तो यहाँ पे तरंगणी, निम्ना और तटनी ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सरिता यानी कि नदी के पर्यायवाची हैं। त्रिपथगा जो है यह गंगा जी का पर्यायवाची है, यह नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कलेश, कलेश, क्लेश या फिर
कलेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो कलेश लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। उज्ज्वल जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो यहाँ पे शुद्ध है यह है नरक। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो टिप्पणी लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे द्वितीय जो लिखा हुआ है यह यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ये सब शब्द जो है यह शुद्ध नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप में है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो दोनों शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में दिए हुए हैं, एक ही शब्द है, 2 बार लिखा गया है, तो ये जो है दोनों ऑप्शन ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी ए और डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। पर्याप्त, व्यवहारिक, आरोग्य, सन्यासी, कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी आरोग्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है। कौन सा इसमें से शुद्ध रूप है। तो अभ्यर्थना जो है यहाँ पे शुद्ध रूप हो जाएगा, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप में कौन सा शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रतिस्पर्धा जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में है, ऑप्शन बी में यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। कौन सा इसमें से तद्भव है। तो आधा जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अर्ध, अर्ध हो जाएगा इसका तत्सम, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम शब्द है कठोर, क्लिष्ट, कठिन या फिर मजबूत। तो यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लिष्ट जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा कठिन, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आँख, नयन, नेत्र, दृढ़। तो आँख जो है यहाँ पे तत्सम नहीं है, यह तद्भव है। बाकी नयन, नेत्र और दृग ये सब क्या है, तो ये तत्सम है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है कान, जीभ, मुख, दांत। कौन सा इसमें तत्सम शब्द है। तो मुख जो है यह तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव हो जाएगा यह हो जाएगा मुंह, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। मधुप, मधुकर, भरमर या फिर भंवरा। तो भंवरा जो है यहाँ पे तद्भव है, बाकी ऊपर के शब्द जो दिए हैं ये सब तत्सम है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञान तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का तद्भव शब्द क्या होगा। तो अज्ञान का जो यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अजान, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द होगा। तो इसका तत्सम शब्द होगा चतवाल, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वेद का तत्सम रूप है। वेद का तत्सम रूप क्या होगा। तो यह हो जाएगा वेत्र, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक जो है यह कैसा शब्द है। तो यह तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है अटारी, अभीर, आँख, अमोल। कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। अभीर जो है यहाँ पे तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द होगा। तो मर्माहत हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो यह हो जाएगा अपने पद से हटाया गया हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा पदच्युत हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। क्या होगा। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा निष्प्रिय, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिससे कि पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश है तो उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यह हो जाएगा यहाँ पे अप्रत्याशित, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द। तो उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा रिक्त, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द। तो गिरा हुआ के लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा पतित, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं, उसे कहेंगे दामोदर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द जो होता है यह होता है अनुगामी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी जिसकी कोई कीमत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो यह हो जाएगा अमूल्य। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मिताहारी। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, वाक्य में विशेषण है, कैसा विशेषण है वाक्य में, तो यहाँ पे जो विशेषण है यह है संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पे दोहरा लगा हुआ है। रमेश जो है कैसा व्यक्ति है, तो दोहरे चरित्र का है, तो दोहरा जो है यह संख्यावाचक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। 10 रुपये लाओ, वह कम रोटियां खाता है, कुछ आदमी कुछ पक्षी लाए, उसने कुछ पानी पिया, तो उसने कुछ पानी पिया इसमें जो है यह परिमाणवाचक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुंदर किस वाक्य में विशेषण है, तो सुंदर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है सीना बहुत सुंदर है, ये वाक्य में विशेषण के रूप में सुंदर का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है पता करना है। सीना गाना गाती है, पेड़ पर पक्षी बैठा है, मोहन सुंदर लिखता है, राम अच्छा लड़का है, तो क्रिया विशेषण जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पे लिखना जो है यह क्रिया है और इसका विशेषता बता रहा है सुंदर, तो यह इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आलस्य शब्द का विशेषण है, तो आलस्य का विशेषण क्या हो जाएगा, तो आलस्य का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा आलसी। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा है, तो इसमें जो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा नया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह पुस्तक पढ़ो वाक्य में विशेषण है, तो वह पुस्तक पढ़ो इस वाक्य में जो विशेषण है यह हो जाएगा सार्वनामिक, क्योंकि निर्देश दे रहा है वह पुस्तक पढ़ो, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है, तो शक्ति शब्द से जो विशेषण यहाँ पे बनेगा वह हो जाएगा शक्तिशाली। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ग्रामीण, दैनिक, भारतीय या फिर मनुष्य, तो यहाँ पे जो मनुष्य दिया हुआ है यह विशेषण नहीं है, विशेष है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न हिंदी के भी जिनको हमने सॉल्व किया, और आप लोगों को बता दें कि बहुत सिर्फ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पढ़ते हुए गए हैं, तो चूँकि जो जीएस का पेपर है वो भी लेंदी है और हिंदी भी, तो हिंदी लास्ट में आता है, तो इतना देर तक पढ़ते पढ़ते फिर गला भी बैठने लगता है, तो इसलिए बस यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बता दिए। और जो हिंदी का यहाँ पे सीरीज चल रहा है जिसमें हम 51 टेस्ट करा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी चैनल पे बन गया है, तो वहाँ पे पूरा व्याख्या के रूप में पढ़ाया जा रहा है, तो आप वहाँ से सही से टेस्ट सीरीज अगर सॉल्व करना है तो उसको भी सॉल्व करिए, ताकि वहाँ अच्छे से जैसे चारों व्याख्या को वहाँ पे हम पूरा विश्लेषण करके पढ़ाते हैं, जबकि यहाँ पे जब जीएस का 140 प्रश्न सॉल्व करके आओ तो फिर इतना एनर्जी नहीं बचती कि इसको भी पूरा उसी एनर्जी में पूरा उसी लेवल का एकदम व्याख्या करके सॉल्व किया जा सके। तो आप लोग भी समझिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, और बाकी जो ये वाली टेस्ट सीरीज है यानी कि जहाँ पे 51 टेस्ट हमने सॉल्व कर लिया हिंदी का, वहाँ पे पूरा व्याख्या करके पढ़ाया जा रहा है, तो उसको सॉल्व करिए। और साथ ही यहाँ पे तो आंसर बता ही दिया गया है, अगर आपने वो टेस्ट सीरीज सॉल्व किया होगा तो ऐसा नहीं है कि आप निगलेबल हैं और यहाँ पे समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी हमने 60 प्रश्न सॉल्व किए, और हिंदी में आप लोग कोशिश करिए कि आप 55 प्लस रहिए किसी भी हाल में, क्योंकि जीएस का जो पैटर्न है वहाँ पे क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे, तो उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है, और ना ही अच्छे से मतलब 75 क्वेश्चन अगर आपके जीएस में हो जाते हैं और
55 से प्लस यानी कि 56-57 क्वेश्चन हिंदी में हो जाए, तो आप एक सेफ स्कोर करके मेंस के लिए तैयारी करोगे प्रीलिम्स देने के बाद। नहीं तो अगर इससे कम हुआ तो फिर वही होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हिंदी में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।